नया चैप्टर है हमारा ईएमआई या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्लास 10th में कुछ तो पढ़ा ही है इसके बारे में कि नहीं पढ़ा है? देखो, जैसे ही इस चैप्टर को शुरू करेंगे हमें बात करनी चाहिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माइकल फैराडे के बारे में। माइकल फैराडे बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से था, स्कूलिंग भी इसकी नहीं हुई थी, बट फिर भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर है ये। इसने देखा कि लोगों ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया। किसने बनाया था? ओयस्टर ने बनाया था, है ना। करंट से मैग्नेट बनाया, करंट का यूज करके मैग्नेट बनाया। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो कोई जानता नहीं था उस वक्त, करंट का यूज करके मैग्नेट बनाया। ठीक है, तो इसने कहा कि इसका मतलब ये है कि मैग्नेट से करंट बनेगा, हाँ या ना? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर करंट से मैग्नेट बन रहा है तो मैग्नेट से करंट बनना चाहिए। हम्म हाँ। तो यही बात सोचकर ये लैब में एक मैग्नेट लेके बैठ गया करंट बनाने के लिए। क्या किया इसने? एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, और इसके सामने इसने एक कॉइल रख दिया। कॉइल में खूब सारे टर्न्स थे, उसको इसने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि इस मैग्नेट के प्रेजेंट होने की वजह से इस कॉइल में अपने आप करंट आएगा और इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, ये ऐसा सोच रहा था माइकल फैराडे। ये बहुत देर तक इस मैग्नेट को लेके बैठा रहा कॉइल के पास में, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। यहाँ खूब सारे टर्न्स हैं, मैंने सिर्फ एक ही टर्न बनाया है ताकि डायग्राम सुंदर दिखे। यहाँ खूब सारे टर्न्स हैं, यहाँ एन टर्न मान लेते हैं। ठीक है, तो खूब देर तक मैग्नेट को लेके बैठा रहा कि करंट आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा, बट करंट नहीं आया। तो उसने सोचा शायद मेरा मैग्नेट छोटा है, बड़ा मैग्नेट ले आया। बड़ा मैग्नेट रख के वेट कर रहा था कि करंट आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा, करंट नहीं आया। बंदा परेशान हो गया। 3-4 बार अलग अलग साइज के अलग बड़े बड़े मैग्नेट ट्राई करने के बाद उसने फ्रस्ट्रेट होकर मैग्नेट को फेंक दिया। जैसे ही उसने मैग्नेट को फेंका तो उसने पाया इस गैल्वेनोमीटर में छोटा सा डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब कि कोई करंट यहां पर इस कॉइल में से फ्लो किया है, ये इसको समझ में आया फैराडे को। तो वो दोबारा से मैग्नेट को लेके आया, फिर से फेंका, देखा फिर से डिफ्लेक्शन आया। तो उसने कहा अच्छा, मैग्नेट को पकड़ के बैठे रहो तो कोई करंट नहीं आएगा, उसको मूव कराओगे तो करंट आएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अलग अलग मोशन ट्राई किया। ठीक, उसने पहले नॉर्थ पोल इधर रखा, साउथ पोल इधर रखा, यहां पर कॉइल है, और मैग्नेट को इधर लेके आया वेलोसिटी v से। तो उसने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया, लेट्स से इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत? हम्म फिर उसने बोला ओके, मैं बार बार पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, फिर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। फिर उसने क्या किया, इसी मैग्नेट को खूब ज्यादा वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन लेके गया। तो उसने देखा फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, पर इस बार जो डिफ्लेक्शन है वो पिछली बार से ज्यादा आया। जब वेलोसिटी ज्यादा थी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आया। ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ठीक है, फिर उसने बोला ओके, काम करता हूं मैं इसको उल्टा कर देता हूं मैग्नेट को। उसने इधर साउथ रखा, इधर नॉर्थ रखा, और वेलोसिटी v से मूव कराया। तो उसने देखा फिर से डिफ्लेक्शन आया, कम आया, पर उल्टी तरफ आया।
ठीक है, फिर उसने इसको ज्यादा तेजी से मूव करा के देखा, तो उसने देखा उल्टा डिफ्लेक्शन आया पर बड़ा डिफ्लेक्शन आया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो नहीं सर। डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल को इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो फिर से डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने वेलोसिटी जब उल्टी तरफ रखी इसकी, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे उल्टा आया, इसकी वेलोसिटी उल्टी रखी, उल्टी तरफ ज्यादा रखी तो उल्टी तरफ ज्यादा डिफ्लेक्शन आया। साउथ पोल की वेलोसिटी अगर उल्टी रखी तो उल्टे का उल्टा फिर से सीधा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? हम्म, आ रहा आ रहा आ है। रहा है सर। तो बेसिकली उसने देखा कि अच्छा मैग्नेट को कैसे ही मूव कराओगे तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन उसका एक पैटर्न है। नॉर्थ पोल को पास में लेके जाओ तो जिधर डिफ्लेक्शन आता है, साउथ पोल को पास में ले जाने से उसके उल्टा डिफ्लेक्शन आता है ना? समझ में आ रही बात? नॉर्थ पोल पास में लेकर जाने पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, साउथ पोल पास में लेके जाने पे उसका उल्टा रिफ्लेक्शन आ रहा है। साउथ पोल को दूर लेके जाते हो तो फिर से उल्टे का उल्टा सीधा डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये उसने कंक्लूड किया। अब आप और मैं होते तो यहाँ पे कहानी खत्म कर देते, है ना? उसने कहानी खत्म नहीं की। उसने बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैग्नेट को कुछ ऐसे घुमाते हैं, तो देखते हैं कि इस कॉइल में कोई करंट आएगा कि नहीं आएगा, कोई डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो जवाब देखा उसने कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं आया जब कॉइल को हमने, उस मैग्नेट को हमने ऐसे घुमाया। आप और मैं होते तो यहाँ पे तो पक्के से अपना कहानी, अपना स्टोरी खत्म कर देते। वो बोला नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। अब वो क्या करेगा, मैग्नेट को फिक्स रखेगा और कॉइल को पास में लेके आएगा, तो देखिएगा फिर से डिफ्लेक्शन आया, और वैसा ही डिफ्लेक्शन आया जैसा डिफ्लेक्शन मैग्नेट को पास में लेके मैग्नेट को पास में लेकर आने से आता था। तो इस पर उसने डिसाइड किया कि अच्छा, मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेट मूव कर रहा है या कॉइल, दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो माइकल फैराडे इस तरीके से खूब सारे केसेस स्टडी किया, करता गया, और उसके बाद उसने एक पूरी की पूरी लंबी चौड़ी थ्योरी इजाद करी। ठीक है, वो उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। वो थ्योरी बनाते बनाते उसको 20-25 साल लगे थे। उसके पहले वो बहुत सारी चीजें दूसरी कर चुका था। ठीक है, और जब उसने वो पूरी थ्योरी बनाई थी तब उसकी थ्योरी एक्सेप्ट भी नहीं की थी लोगों ने बोला था तुम बुढ़ा गए हो, पगला गए हो। उसकी बात कोई सुन भी नहीं रहा था। और उसकी बात को बाद में एक बहुत ही पढ़े लिखे साइंटिस्ट ने प्रूफ किया मैथ्स का यूज करते हुए, जिसका नाम था मैक्सवेल। ठीक है, तो कहानी लंबी चौड़ी है, हम उस कहानी में नहीं पढ़ सकते अभी, हमको सिलेबस आगे बढ़ाना है। तो कहानी नहीं सुनाऊंगा, पर आपको पता होना चाहिए माइकल फैराडे अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसका साइंस के प्रोग्रेस में एज अ फिजिसिस्ट। तो इस सब के बाद क्या हुआ, इन सब के बाद क्या हुआ, उसने थ्योरी बनाई एक। ही वॉज द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दैट मैटर, या ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के बारे में किसने सबसे पहले बात करी थी? तो माइकल फैराडे ने बात की थी। ठीक है, ये जो फील्ड लाइंस पढ़ते हो ना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन सब के बारे में किसने बात की थी सबसे पहले? माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आइडिया दिया, और उसने कहा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर से डिफाइन किया था ना। उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड होता है
बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां एस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? हालांकि उसी ने ये भी बताया था, बट पहले उसने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात की, बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में दूसरे लोगों ने बात की। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, और ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ये सब उसको नहीं आता था, क्योंकि वो कभी स्कूल गया नहीं था, उसको वेक्टर वगैरह कुछ नहीं आता था, मैथ्स वगैरह बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है, तो इसीलिए जरूरत पड़ी थी मैक्सवेल की। मैक्सवेल को आपकी मैथ्स बहुत शानदार थी, बहुत अच्छे से वो पढ़ा लिखा था, उसने सब कुछ अच्छे से फॉर्मुलेट किया मैथमेटिकल फॉर्म में, और उसके फॉर्मूल जिस तरीके से मैक्सवेल ने फॉर्मुलेट किया, उसी तरीके से हम चीजों को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या उसने दिया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में उसने बात की, उसने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया कि बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, या फिर फाई बी को आप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी कह सकते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो, यूनिफॉर्म नहीं है तो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? जैसे इलेक्ट्रिक नहीं फ्लक्स सर। निकालते थे वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है बेटा, अब देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में उसने आइडिया दिया, फाई इज इक्वल टू वेक्टर, सॉरी फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। उसको हम आगे से फाई बोलेंगे, इस चैप्टर चैप्टर में फाई बोला जाएगा। ठीक है ना, फाई भी नहीं लिखेंगे, फाई लिखेंगे। ठीक है, और उसने कहा कि किसी भी लूप के थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड पास होता है, तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स उस लूप में के साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा आपके कॉइल के साथ, या एक लूप के साथ। अगर एन लूप है कॉइल में, तो एन टाइम्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक के मुकाबले एन टाइम्स आप फ्लक्स कर सकते हो। समझ में आया? मतलब अगर एक बार टर्न है, अगर आपके कॉइल में एक टर्न है, तो उस केस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई आ रहा है, तो एन टर्न में कितना हो जाएगा, एन फाई हो जाएगा। ठीक है बेटा? हम्म, उसके बाद उसने कहा कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, क्या कहा फेराडे ने? फेराडेज लॉ क्या कहता है? फेराडेज लॉ के दो पॉइंट्स है मेजर। पहला, व्हेन फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स linked to a coil varies, when magnetic flux linked to a coil varies, an EMF is generated in the coil. This EMF is equal to, this EMF is equal to rate at which magnetic flux, equal to नहीं बोलना चाहिए, proportional to बोलना चाहिए, magnetic flux is varying. तो उसने कहा दिस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, और ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ठीक है, समझ में आई बात? ये किसने कहा? फैराडे ने। फिर लेंज अंकल ने आके बोला, नहीं यार बाकी सब कुछ तो ठीक बोला फैराडे आप, पर थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए इंसान को। तो लेंज अंकल ने जबरदस्ती एक छोटा सा करेक्शन कर दिया। लेंज अंकल ने कहा कि ये जो ईएमएफ की वजह से जो, तो ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, द ईएमएफ जनरेटेड नहीं बोलना चाहिए, इंड्यूस्ड बोलना चाहिए। इंड्यूस्ड इन द कॉइल,
ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सच दैट it opposes the cause of its production। और इसलिए उसने कहा कि ईएमएफ को जो आप डी5/dt लिख रहे हो उसकी जगह -d5/dt लिखना चाहिए हमें, सो दैट वी कैन से कि डी5/dt को ईएमएफ अपोज कर रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नाइस। तो कॉपी कर लो फटाफट सब लोग। This Lenz law is a direct application of law of conservation of energy। कैसे बताता हूं। कॉपी हो गया? हाँ सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं लेंस लॉ के हिसाब से, उसको हम पहले तो मैंने बोला ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ एग्री कर रहा है लेंस लॉ। वो कैसे कर रहा है वो समझते हैं। मान लेते हैं ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इधर मैग्नेट का मतलब एक कॉइल रखा हुआ इधर, लेट्स से। अब क्या किया हम लोगों ने, इस मैग्नेट को हम आगे लेके गए वेलोसिटी v से। अब आप बताइए इस मैग्नेट की वजह से, अच्छा अगर ये मैग्नेट पास आगे गया तो बेसिकली नॉर्थ पोल पास में जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें करंट कुछ ऐसा फ्लो करेगा सच दैट नॉर्थ पोल इधर बने, साउथ पोल इधर बने, सो दैट इस मैग्नेट को पास आने से ये कॉइल रोके। ठीक है, ये कॉइल मैग्नेट को पास आने से रोकेगी, अगर दूर जाएगा तो दूर जाने से रोकेगी। ऐसा क्यों जरूरी है? जब मैग्नेट पास में आ रहा है तो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ करंट फ्लो करेगा, ईएमएफ ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आएगी? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन दिस मैग्नेट। इस मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। समझ में आ रही बात?
इसलिए जरूरी है कि ये इस काइनेटिक एनर्जी को लूज करे, तभी यहाँ पे करंट फ्लो कर सकता है। जस्ट इमेजिन, सर एक बार फिर से बोल दीजिए। ओके, उल्टा ज्यादा अच्छे समझ में आता है। जस्ट इमेजिन कि इस मैग्नेट को पास आने से रोकने की बजाय सब ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है। लेट्स से इधर फोर्स लगता इस मैग्नेट के ऊपर, मतलब इधर नॉर्थ पोल नहीं बना होता, इधर साउथ पोल बना होता, इधर नॉर्थ पोल बना होता, हाँ या ना? हम्म, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं तो सर। तो बेसिकली अगर इधर साउथ पोल बना होता, इधर नॉर्थ पोल बना होता, इस पे फोर्स आगे लग रहा होता, मतलब इसमें करंट तो फ्लो किया, तभी तो मैग्नेट की तरह बिहेव किया ये। तो यहाँ पे अपन को क्या मिली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। मिली कि नहीं मिली? हाँ या ना? हाँ और सर। साथ ही साथ हाँ क्या सर। हुआ, साथ साथ क्या हुआ, इस पे फोर्स लगा आगे की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ, तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। मतलब मजा आ गया, फ्री की काइनेटिक एनर्जी मिल रही, फ्री की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही, कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा। ऐसा कभी हो सकता है? हम्म, नहीं सर। नहीं नहीं हो सर। सकता ना। तो इसलिए क्या होगा, असली में ये फोर्स देने लगेगा, फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इधर बनेगा नॉर्थ पोल, इधर बनेगा साउथ पोल। क्या होगा, ये फोर्स क्योंकि इधर लगा, इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और उसके बदले में यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हम्म, सर। तो इस फोर्स की वजह से इस मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये आपका बिल्कुल बेसिक सा सीधा सा फंडा है। कोई डाउट? तो हम कह सकते हैं लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा। तो कभी कभार ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन, कि लेंस लॉ इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ, समझ में आई बात? नन ऑफ दिस। तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़ता हूँ। नहीं सर। ओके, तो अब देखते हैं कि इस कॉइल के साथ हुआ क्या होगा। इस कॉइल को तो नहीं पता ना मैग्नेट पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉइल को मैग्नेट दिख थोड़ा ना रहा है। इसको क्या दिखेगा? इसके अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या हुआ, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे जा रही होंगी। है ना? कुछ ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा होगा इसके थ्रू, इस कॉइल के थ्रू। हाँ या ना? बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या होगा, अब सोचिए, जब ये आगे बढ़ेगा तो इस कॉइल में फ्लक्स उस तरफ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सर इंक्रीज करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी, से कि हम लोग इधर से इस कॉइल को देख रहे हैं, सिर्फ कॉइल को देख रहे हैं, मैग्नेट को नहीं देख रहे। अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये क्या देखेगा? सामने कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिखेगा ना? हम्म, और ये जो मतलब बेसिकली फ्लक्स जो है वो किधर, फ्लक्स वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, बट मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ है, फ्लक्स अंदर की तरफ है ना? हाँ सर। तो जब मैग्नेट पास में जाएगा तो ये फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। फ्लक्स इंक्रीज हो क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल बोलेगा नहीं, मैं करंट को जैसे लाऊंगा जिससे कि फ्लक्स बाहर आ जाए। ठीक है, तो वो बेसिकली इसमें कुछ इस तरीके का करंट फ्लो करने लगेगा, सो दैट इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, दिस इज बी इंड्यूस्ड। ये बनाना नहीं बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें जो करंट आया उसके वजह से बी इंड्यूस्ड किधर आया? बाहर की तरफ आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो
बेसिकली अपने आप ही उल्टी तरफ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा अगर आप अंदर की तरफ फ्लक्स को इंक्रीज करोगे तो। ठीक है, और इसलिए क्या बनेगा, इधर करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बना, साउथ पोल पीछे बन गया, मतलब इधर नॉर्थ पोल बना, साउथ पोल पीछे बन गया, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हाँ, सर हम लोग तेजी से लाया धीरे से लाया, हम लोग को लास्ट में तो मैटर करता है कि जितना ज्यादा फ्लक्स जा रहा है उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। नहीं नहीं, फ्लक्स से मतलब नहीं है, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से मतलब है। ईएमएफ कितना हो रहा है? ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, नॉट फाई। ईएमएफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू फाई, समझ में आया? फाई के प्रोपोर्शनल नहीं है, किसके प्रोपोर्शनल है? डी फाई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है। ठीक सर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं कि फाई जितना इंक्रीज करिए उतना ज्यादा हाई आ रहा है। फाई जितना तेजी से इंक्रीज करेगा। ओके सर। मैं कह रहा हूं क्योंकि फाई अंदर की तरफ इंक्रीज हुआ इसलिए करंट ऐसा आया कि उसका फ्लक्स बाहर की तरफ आया, मैं ये कह रहा हूं। ओके सर। ठीक है, हाँ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो अब कुछ एकदम बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये हमारे सिर्फ डायरेक्शन से क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सब पहले डायरेक्शन समझ लो, बाकी सब बाद में हो जाएगा। ये आपके पास एक लूप है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। फाइंड द डायरेक्शन, यही सारे क्वेश्चंस के लिए मैं यही बताना है आपको, सिर्फ डायरेक्शन बताना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ, इस पार्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे इस क्वेश्चन में तो बताना है कि इसमें करंट, इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगा, बताइए। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हुआ मतलब अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा, तो इस कॉइल में करंट ऐसा आएगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अगर फ्लक्स अंदर आ रहा है तो इंड्यूस फ्लक्स बाहर आएगा, अगर फ्लक्स अंदर आ नहीं रहा, अगर फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है, फ्लक्स में चेंज अगर अंदर आ रहा है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। समझ में आया? तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर कैसे आएगा, करंट अगर ऐसे जाएगा तब, हाँ या ना? तो आंसर क्या होगा, आंसर है इसका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, बी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड, तो इसमें करंट किधर आएगा? मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों तक? सर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर, पर डिक्रीज हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ घट रहा है, मतलब चेंज अंदर की तरफ आ रहा है, हाँ या ना? हाँ तो सर। डेल्टा बी इज इनवर्ट्स और डेल्टा फाई इज इनवर्ट्स, दिस implies induced magnetic field is outwards, this implies anti clockwise current। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, सी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है,
इसके आगे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। ये वेलोसिटी v से एंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन coil is entering the magnetic field। आंसर क्या होगा इसका? सर एंटी क्लॉकवाइज। सही है। क्या क्या सोचिए, जब ये आगे जाएगा, जब ये अंदर पहुंचा, थोड़ा अंदर आ गया ऐसे, तो क्या वो इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया ना, कॉइल के अंदर, कॉइल के एरिया से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। मतलब कि जो डेल्टा बी वेक्टर है या डेल्टा फाई जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। दिस इंप्लाइज फाई इंड्यूस्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। दिस इंप्लाइज आपका जो करंट होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? हम्म। डी। समझ में आया क्वेश्चन? दो कॉइल्स अगल बगल टंग रही हैं, इस कॉइल में करंट आई है, इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है, बोला है कि कॉइल 1 में सडनली हमने करंट को स्विच ऑफ कर दिया, तो बताओ कॉइल 2 में इंड्यूस्ड करंट किधर आएगा? दो ही तो पॉसिबल आंसर है बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तुक्का लगा लो, कभी सही बैठेगा कभी गलत क्या बैठेगा। क्लॉकवाइज? गलत है।
देखो भैया क्या होगा, जब करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है। करंट स्विच ऑफ कर दिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है इधर। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इंड्यूस्ड है इधर। बी इंड्यूस्ड अगर इधर है मतलब कि करंट क्या हो गया, करंट इंड्यूस्ड इज क्या नाम है, एंटी क्लॉकवाइज, एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर। देखो इसमें करंट स्विच ऑफ करोगे तो इसमें ना करंट इंड्यूस होगा, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा कैसे देखोगे, जब इसमें करंट जा रहा था तो इस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर था, करंट को ऑफ कर दिया मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा भी उधर आया, डेल्टा भी उधर आया तो इसमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा इसके खुद के करंट की वजह से, मतलब इसका करंट ऐसे जाएगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। समझ में आ रहा है आखिरी वाला पॉइंट? तो अलग अलग सिनेरियोज में कैसे आप करंट, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके बेटा। हाँ सर। तो अब थोड़ी बहुत छोटी मोटी चर्चा और कर लेते हैं। हमें पता है कि जो ईएमएफ आया है वो ईएमएफ कितना आया है, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो अगर कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, देन इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाय रेजिस्टेंस आर, हाँ या ना? बता दो। हाँ सर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर डी फाई बाय डी टी। इसमें माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही लेंस लॉ की करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर वीडियो बहुत तेजी हो गया, इजी हो गया? अभी ठीक है। तो आपका इंटरनेट थोड़ा अप डाउन हो रहा है फिर। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ओके, अब एक और चीज समझिए, करंट कितना है, माइनस वन बाय आर डी फाइव बाय डी टी। दिस इंप्लाइज आई डी टी कितना हो गया, माइनस डी फाइव बाय आर, है ना। दिस इंप्लाइज जो करंट, जो सॉरी करंट क्या बता, जब कॉइल में से चार्ज फ्लो करता है, तो कॉइल में से अगर चार्ज फ्लो करने की बात करें तो डी क्यू इज इक्वल, सॉरी डी क्यू इक्वल्स टू माइनस वन बाय आर, अलग रखना बेटर था, माइनस वन बाय आर डी फाइव, है ना। दिस इंप्लाइज चार्ज क्यू जो फ्लो करेगा दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर टाइम्स डेल्टा फाइव। क्यू इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा फाइव बाय आर। माइनस क्या बता रहा है, चार्ज के फ्लो करने का डायरेक्शन बता रहा है। वैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, जब भी चार्ज पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या है, चार्ज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर। कोई दिक्कत है इसमें? हम्म, नहीं सर। तो इसको याद कर लेना। अभी तक तो कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि आपका ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है माइनस डी डी टी ऑफ फाई, है ना।
तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा आपके कॉइल में या सर्किट में। तो अब फाई होता कितना है? फाई होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज इक्वल टू बी ए cos theta, where theta is angle between magnetic field and area vector, है ना? अब बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो बी एस कॉस थीटा लिखते हैं। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, देयरफॉर अब मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स जो है इट इज इंड्यूस्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस और एरिया ऑफ कॉइल चेंजेस और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंजेस। तीनों में से बी ए और थीटा, तीनों में से कोई भी चीज चेंज करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होने के चांसेस बनेंगे, हाँ या ना? यस। हाँ सर। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? हम्म, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, फिर कॉपी कर लो इसको। सर हाँ बेटा, सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना। ये लो, पहले लास्ट पेज कॉपी कर लो, फिर इसको कॉपी करना। हो गया सर। हम्म, हो गया, तो नेक्स्ट पेज भी कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? अच्छा, अगला वाला पेज दिखा नहीं है आपको? इसको कॉपी कर लो।
कॉपी हो गया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ मतलब आगे का बढ़ना, कुछ एग्जांपल्स करने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एग्जांपल्स। ये एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करिए सब लोग फटाफट। सब ठीक, सब ठीक। ड्रिप चढ़ाने आया था, सलाइन चढ़ाने आया था, अभी आया नहीं। बताइए बताइए क्या होगा इसका। जल्दी बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका? 0, है ना? क्यों होगा 0? बहुत ही सिंपल सी बात है। Coil is placed in a constant magnetic field. The magnetic field is parallel to the plane of coil as shown in the figure. क्या भाई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। ठीक है बेटा, ओके। इसी क्वेश्चन में बता दीजिए, अगर बोलता नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है बाय दिस फार्मूला, इसका एरिया ए दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज दे रखा है डीबी dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, एरिया ए है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज के, तो बताइए फ्लक्स कितना आता, सॉरी ईएमएफ कितना आता? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, वेरी कर रहा होता, और वेरी करने का रेट लेट से के होता और एरिया ए होता, तो बताइए फ्लक्स कितना आता और ईएमएफ कितना आता? बार बार फ्लक्स पूछ रहा हूँ। उस केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स आता 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए कोई ईएमएफ उस केस में भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 ट्राई करेंगे। ये तो लल्लू है, अभी कर चुके हैं, इससे अच्छा एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 3, ये भी कर चुके हैं हम लोग, इससे अच्छा क्वेश्चन कर चुके हैं, बट बता दीजिए इसको। क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना,
मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बना हुआ, ठीक है, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब अंदर वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें करंट कुछ ऐसा आएगा कि फ्लक्स उसका बाहर की तरफ आए, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो आंसर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्लास में क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, तो एग्जांपल नंबर 5 और 6 इसी मॉड्यूल से मैं आपको कराऊंगा, प्लीज याद दिलाना, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ईएमएफ वाला चैप्टर अभी तक तो एकदम आसान लग रहा है ना? अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं इसमें खास? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? नो सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। क्यों बेटा? थैंक यू। चलिए, क्लास ओवर।